नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आज देश देख रहा है कि आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। यदि अरविंद केजरीवाल को कुछ होता है तो ये देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। ये बयान है दिल्ली में मंत्री आतिशी का। कुछ ऐसा ही बयान आया सोमनाथ भारती का भी। उन्होंने ये तक कह दिया कि हम प्रमाण दे रहे हैं कि कैसे बीजेपी और ईडी एक ही है। भाजपा की सरकार विभिन्न इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। भाजपा ने कैसे भारत के लोकतंत्र को और संविधान को तार-तार किया है। ईडी, सीबीआई, निर्वाचन आयोग भाजपा की पॉलिटिकल विंग बन गई हैं। ये मिलकर आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। ये वो बयान है जो लंबे समय से पब्लिक डोमेन में है। इंडिया अलायंस भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा चुका है। आखिर इन सवालों के मूल जवाब क्या हैं? कैसे माना जाए कि ये एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं और कितना दम है आरोपों में? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में लोकसभा का चुनावी शोर है तो दूसरी तरफ विपक्ष ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर हमलावर है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे करीबी के माध्यम से मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। आतिशी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में आपके कुछ और नेता गिरफ्तार किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपना मन बना लिया है कि वो आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का सीनियर लीडरशिप हिरासत में है, लेकिन रविवार को रामलीला मैदान पर लाखों लोगों के आने और सड़क पर आम आदमी पार्टी के संघर्ष के बाद भाजपा आने वाले समय में हमारे 4 बड़े नेताओं को जेल में डालेगी। हम सबको समन भेजे जाएंगे और फिर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी धमकी से डरने वाली नहीं है। हम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इस देश को बचाने का काम करते रहेंगे। उधर दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने भी बीजेपी और ईडी दोनों को एक ही बताया। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दे रही हूं कि आज पूरा देश आप पर नजर रख रहा है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा। कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विभिन्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को अपने टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है और प्रमाण ऐसा है कि उसके बाद कोई इफ एंड बट नहीं रह जाएगा। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को तार-तार किया है। आम आदमी पार्टी ने शुरू से कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल विंग बन गई है, सीबीआई पॉलिटिकल विंग बन गई है, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल विंग बन गया है। ये बात बिल्कुल शुद्ध रूपेण सिद्ध होती है कि ईडी और बीजेपी एक ही है। ईडी बीजेपी है, बीजेपी ईडी है। उधर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। आप नेता आतिशी ने भाजपा पर आरोप लगाए थे, लेकिन दूसरे ही दिन अपने बयान से पलट गई। दिल्ली की जनता इनका चरित्र पहचान चुकी है। आतिशी जी ने बीजेपी पे कोई आरोप नहीं लगाए। आरोप उसको कहते हैं जिसमें कहा जाए कि देखो इस नंबर से हमको फोन आया। ऐसा वो नहीं करी, बोली है सूत्रों से पता चल रहा है कि फोन आया। अरे भाई, दूसरी बात क्या कह रही हैं वो? दूसरी बात कह रही हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज जेल जाने चाहिए, ये भी विजय नायर के साथ घोटाले में शामिल हैं, तो राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक भी जेल जाएंगे। अब इसका अर्थ तो आप समझ ही सकते हो। अब एक तरफ आरोप प्रत्यारोप हैं, तो दूसरी तरफ शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी में हलचल बढ़ गई है। पार्टी के 6 मंत्रियों सहित कुल 55 विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और कहा कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत
पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वे जेल से ही सरकार चलाएं। इस बीच आपके नेता संजय सिंह को जमानत मिलना किसी संजीवनी से कम नहीं मानी जा रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं। ऐसे में चुनावी मुद्दों को छोड़कर हर दिन ईडी और सीबीआई पर सवाल उठाना कितना लाजमी है और इन आरोपों का पब्लिक डोमेन में आने से ये चुनाव में कितना असर डालेंगे, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो निश्चित तौर पर 24 की जंग तो है और ईडी सीबीआई पर द्वंद भी है। अब ईडी और सीबीआई का हो हल्ला इतना ज्यादा हो रहा है, इतने ज्यादा आरोप प्रत्यारोप आ गए हैं इस इलेक्शन में, मुझे लगता है मुद्दों पे जब बिल्कुल घेर लिया जाता है कि मुद्दों पे ही बात करेंगे तो मुद्दों पे बात होने लगती है। लेकिन इसके अलावा रोज आप देख लीजिए सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, कोर्ट में सुनवाई, ये तमाम चीजों में पूरा मामला, पूरा इलेक्शन जो है वो खींचा चला जा रहा है। क्या ये वाकई सही है? इन सब से इतर यदि ईडी और सीबीआई पर इतना सवाल उठाया भी जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तो क्या वाकई में ये जो एजेंसियां हैं ये सरकार के इशारे पर ही काम करती हैं? इसका कहते हैं ना कि इसका प्रमाण कौन देगा, ये भी एक अपने आप पे बड़ा सवाल है। विपक्ष का पूरा अधिकार है कि वो अपनी आवाज को सामने रखे, जनता तक पहुंचाए, पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें आना चाहिए कि इतने समय से क्यों सो रही थी, क्यों इतना वक्त लगा इन एजेंसियों को, आज इलेक्शन के टाइम पे आप सारे दिग्गजों को जेल में ठूस देंगे तो फिर कैसे होगी ये तमाम चीजें। तो उनका अधिकार अपनी बात रखने का है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि हम सब जगह सिर्फ सवाल ही सवाल दागेंगे। हमें बहुत सारी चीजों पर बात करने की जरूरत होगी। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल और भी हैं जिनका जवाब लेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अब से कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनूप ठाकुर, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है लेकिन उनका भी हम स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तालीम गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं। तालीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुनील मल्लन, सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोखर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रत्नाकर जी आपसे ही। मेरी आवाज पहुंच रही है? रत्नाकर जी, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, बार बार यही बात आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को, या मैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे सीधे स्टेटमेंट है तो मैं उन्हीं का नाम लूंगी फिलहाल, क्योंकि है तो सब ये गठबंधन के ही चेहरे और हिस्से। तो सवाल यही है कि वो कह रहे हैं आप सरकार को स्थिर कर रहे हैं, दिल्ली में कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, गलत समय पे आपने ये तरह की कार्रवाई करवाई है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, यही काम 6 महीने पहले हो जाता, बाद में हो जाता, कुछ लोग जो जेल में थे उनके खिलाफ सबूत नहीं थे। ये बात तो सच है। देखिए, मुझे लगता है अधिवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अभी बहुत देर, थोड़ी सी देर में जब उनसे सवाल लूंगी वो क्लियर कर देंगे सारी चीजें। मुझे लगता है न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना तो ठीक नहीं है, कुछ होता है सामने तभी चीजें आती हैं, लेकिन ये ओवरऑल टाइमिंग और सारे सवाल जवाब और फिर आतिशी का ये कहना कि आप बीजेपी में आ जाओ नहीं तो फिर जेल चले जाओ, ये तमाम बातें ना बहुत ज्यादा अच्छा मैसेज नहीं दे रही हैं इस इलेक्शन में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी केंद्रीय एजेंसियां ये कार्रवाई कर रही या कानून अपना जो काम कर रहा है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और न ही कोई सरकार की भूमिका है। अब कांग्रेस पार्टी के प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ईडी की जांच की गई और ये 2 साल पहले से ये सब कार्रवाई हो रही है, न कि आज कार्रवाई शुरू हुई है जब चुनाव। और 2 साल पहले से कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि सत्येंद्र जैन सहित, संजय सिंह सहित और मनीष सिसोदिया सहित कई नेता, इनके जो दिग्गज नेता जेल में गए। तो ये आरोप लगाना कि चुनाव को देखते हुए हमारे ऊपर ये कार्रवाई की गई है, ये बिल्कुल गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक सिद्धि के कारण राजनीतिक हित को साधने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो बिल्कुल गलत है। आपने घोटाला किया है, आपके खिलाफ साक्ष्य मौजूद है, साक्ष्य के आधार पे ईडी ने अपना काम किया है, कानून ने अपना काम किया है। आज ये बताइए, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि संजय सिंह को जमानत कैसे मिल गई भाई? अगर हम चाहते या भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ही अगर मंशा उनकी बुरी रहती तो अगर वो हस्तक्षेप करती कानूनी मामलों में तो वो क्यों संजय सिंह को जमानत लेने देती चुनाव के समय में? लेकिन कानून अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रहे हैं।
तो कानून के तहत उनको जमानत मिली। वहीं सत्येंद्र जैन को की जमानत जो हुई थी उसको रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उनको जेल में डाला। तो ये आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल निरर्थक है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो बार बार आरोप शीला दीक्षित की सरकार पे लगा रही थी अपने राजनीतिक हितों के लिए, राजनीतिक फायदों के लिए। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल है कि बार बार उन्होंने लिखित रूप से माफी भी मांगी है। आज ये घोटालों में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आज ये तमाम आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। देखिए राखी जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये एक हिटलर जो रहता था ना, हिटलर जो अपने देशवासियों को अपनी निजी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को साधने के लिए वो हर चीज को राष्ट्रवाद से कनेक्ट कर देता था, देश हित से कनेक्ट कर देता था और वो अपनी मंशा को पूरा करने में लग जाता था। उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम इस घोटाले से बचने के लिए सारी चीजों को भारत मां से जोड़ दे रहे हैं, राष्ट्रवाद से जोड़ दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है उससे जोड़ दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का न किसी केंद्रीय एजेंसी पे नियंत्रण है, ना ही कोई संवैधानिक संस्थाओं पे कोई नियंत्रण है। ये कानूनी कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियां और न्यायपालिका अपना कर रही हैं और वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है कहना इनका ये बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल गलत है। मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, अगर आम आदमी पार्टी के यहाँ बैठे जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपने घोटाला नहीं किया, अगर आपकी शराब नीति इतनी ही कारगर थी, इतनी ही अच्छी थी, जिससे कि जनता रेवेन्यू मिलता और जनता का हित होता, तो आपने ये शराब नीति वापस क्यों ले ली? कहीं न कहीं आपको लगा कि आपने जो शराब नीतियों में बदलाव करके जो 5% कमीशन से 12% कमीशन तक कर दिया था, उसका लाभ जो लिया आपने पंजाब और गोवा के चुनाव में, उसका लाभ पैसे को जो है लगाया, वो कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए आपने शराब नीति को वापस ले लिया। और ये स्वतंत्र है, ये जाए न्यायपालिका के पास। अभी जो टेलीविजन के सामने बैठ के सफाई देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते हैं आम आदमी पार्टी के नेता लोग, वो जाए न्यायपालिका के पास, वही चीजें सामने रखें और अगर न्यायपालिका देखेगी कि सबूत सही है, तथ्य उनके सही है, तो वो जरूर जमानत दे देगी। हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। रत्नाकर जी वापस आऊंगी। तालीम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है, आपका आवाज आ रही है। तालीम जी, एक तो सवाल इन्होंने शराब नीति पर उठाया, ठीक है, चलिए उसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, आतिशी जी ने कई सारे सवाल उठाए हैं और कई लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी है। एक जो वो बात अभी कह रही थी जो बड़े जोर शोर से सामने आई कि यदि अरविंद केजरीवाल की सेहत को कुछ हो जाता है तो देश कभी माफ नहीं करेगा। क्या कोई ऐसी शंका है आपको? ये बात सच है कि जो पता चला है कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, वो डायबिटिक भी हैं, सुनीता केजरीवाल भी ये बताती नजर आई थी, तो एक हेल्थ इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो यदि कोई इशू होता है तो उनको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है, वहाँ देख रेख होती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि प्रशासन जो है वो देखेगा नहीं, पर फिर भी यदि कोई ऐसा डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक बात बीजेपी में आओ वरना जेल में जाओ, तो मनोज तिवारी का ये कहना है कि आतिशी जी ने क्या बीजेपी का नाम लिया है? उन्होंने कहा सूत्रों से, मतलब उनका ये स्टेटमेंट जो मैंने सुना तो ये ना काफी सवाल बड़े संदेह के घेरे में हैं कि वाकई ऐसी अप्रोच हुई है या नहीं हुई है या कुछ और है। और इसके सबसे इतर महत्वपूर्ण सवाल, ईडी और सीबीआई का नाम लेना अब हम कब बंद करेंगे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका अधिकार नहीं है, बिल्कुल सवाल उठाइए, जिस पे डाउट है उस पे उठाइए, लेकिन अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया ये और इससे इतर हमें दूसरी चीजों पर आना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है। मैं पहले तो अपने रत्नाकर भाई से बताना चाहता हूं कि इन्होंने पूरा ज्ञान नहीं दिया है। 2014 में लगभग 25 विपक्षी नेता थे और उसमें 25 कंपनी, लगभग 25 कंपनियां थी जिसमें आज तक किसी भी कार्रवाई नहीं हुई। ये सभी कंपनी लगभग बॉन्ड देकर बीजेपी में चली गई, वहां पे साफ सुथरी हो गई। और जो कह रही है आतिशी जी ने कहा, हमारी जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री, उन्होंने सही कहा, क्योंकि हमें इन पे आशंका है ये कुछ भी करवा सकते हैं। ईडी सीबीआई हो, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी इन्हीं का ही इशारों पर काम करता है, तोते की तरह काम कर रही है। अगर चुनाव आयोग बोलेगा कि अगर बीजेपी बोलेगी ऐसे करो तो चुनाव आयोग ऐसे ही करेगा, अगर ईडी को बोलेंगे तो ईडी करेगी। क्योंकि आपने देखा अशोक चौहान कौन थे,
अशोक चौहान एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार थे, जिसे ये कहते थे, मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियों में कहते थे कि इन्होंने हमारे सैनिकों की विधवाओं का, इनको मकान खा गए, पैसा खा गए। और दूसरी बात अजीत पवार जी थे। और दूसरी बात ये जो नवीन जिंदल जी है कुरुक्षेत्र से, हरियाणा के, जो अभी कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी से, मोदी हर जगह ताड़ी पीट पीट के कह रहे थे कि इन्होंने कोयला घोटाला किया, इनको तो मुंह काला हो गया है। वो कहाँ गया है? मैं इसे अपने रत्नाकर भाई से पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ है? अब ये कौन हो गए? ये साफ सुथरे हो गए हैं। हमें आशंका है, हम कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमें देखा है कि जो गाजीपुर के जो माफिया बोलते हैं जिन्हें, लेकिन वहां की जनता तो उन्होंने मसीहा बोलती है, अंसारी जी, उनके बारे में क्या हुआ जेल के अंदर? या बताइए, किस पे यकीन करें हम? ठीक है, चलिए, ईडी और सीबीआई को कब छोड़ेंगे? ईडी सीबीआई कभी नहीं छूटने वाली। जब तक बीजेपी सरकार है, ईडी और सीबीआई को तो ये छोड़ने वाले नहीं है। अगर अशोक चौहान हो, प्रफुल्ल पटेल जो है, सुरेंद्र अधिकारी जो है, अजीत पवार जो है, ये नवीन जिंदल जो है, हेमंत विश्वा जो है, प्रताप सरनाईक जो है, खट्टर, दुष्यंत, जिन्होंने हरियाणा के अंदर लगभग 200 करोड़ का शराब घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कोई छानबीन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बीजेपी सरकार है। लेकिन अगर आप बीजेपी में चल जाओगे तो आप साफ सुथरे हो जाओगे, आप चुनाव भी लड़ सकते हो, आप राज्यपाल भी बन सकते हो। लेकिन अगर दूसरी पार्टी में रहोगे तो आप ना दूसरी पार्टी में रहोगे तो आपको जाल में डाला जाएगा, ताकि ये हमारे सामने ना चुनाव लड़ सके और ना प्रचार प्रसार करे। क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने तो लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है जी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास भी। सुनील जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ मैडम, पहुंच रही है जी। सुनील जी, इस वक्त आप पे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि 2-3 बातें हैं जो बार बार आ रही हैं और मुझे लगता है उसके बाद ही इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करना ठीक रहेगा। और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये आए, एक तो कस्टडी में कुछ हो जाएगा, मुझे लगता है हर चीज़ का अपना एक नियम है, एक पॉलिसी होती है, सबकी अपनी एक जिम्मेदारी है, इस पर सवाल उठाना कहाँ तक ठीक है। दूसरी चीज़, ईडी और सीबीआई के साथ साथ अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो पक्ष रख रहे हैं प्रवक्ता, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठाया। मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नियम और लॉ में क्या ये जो एजेंसियां हैं, जो हम कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, इनके अपने राइट्स हैं, क्या ये सरकार के कहने पर काम कर रही हैं या कर सकती हैं, या इनका कोई मिलीभगत होता है, नहीं होता है तो इसके जो प्रमाण दिए जा रहे हैं, जो ये आरोप हैं, ये कहाँ तक सही हैं? राखी जी नमस्कार, और दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखो, कानून तो बड़ा सिंपल है, और अगर हम सब कानून के दायरे में काम करें तो शायद कोर्ट कचहरी, ईडी, पुलिस, सबका काम खत्म हो जाए, ये एजेंसियां खत्म हो जाएं, हमारे टैक्स का पैसा बचे और डेवलपमेंट में खर्च हो। जहां तक धक्केबाजी की बात है, वो भी होता है, हमने देखा है, मैं पंजाब की कोर्ट्स में देखा, सॉरी जेल्स में देखा, या इंडिया की जेल्स में भी देखा, तो कई जगह पे ऐसे भी प्रकरण देखे गए जिसमें एक कैदी को या एक बंदे को मारने के लिए दूसरी टीम अंदर जाती है किसी भी केस के सिलसिले में। वो पीछे कोई एक यूपी का बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसको पंजाब की जेल में रखा गया, एक छोटा सा केस बनाकर। सो कई सारी एविडेंस ऐसी अवेलेबल हैं जिन पे कहीं ना कहीं इन एजेंसीज के ऊपर उंगली उठी है। अब मैं बात करूं नॉर्मल पुलिसिंग सिस्टम की, अगर हमारी पुलिसिंग सिस्टम पूरा सही से काम करे तो शायद जितने भी दोषी हैं वो बच ना पाए और कभी कोई नाजायज केस दर्ज ना हो, स्टीरियोटाइप काम ना चले। लॉ की एक डेफिनेशन है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। सबसे पहले हमें ये पढ़ाई जाती है कि जो किंग है, राजा है, वो कभी गलत नहीं करता। तो राजा कौन है आज की प्रथा के लिए, आज के सिचुएशन के लिए? अगर मैं स्टेट की बात करूं, यूटी की बात करूं, तो वहां का मेयर, वहां का सीएम, और अगर मैं कंट्री की बात करूं तो वहां का पीएम, ये लोग किंग की कैटेगरी में आते हैं। और किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये कैटेगरी हमने जब देखा, मनीष सिसोदिया जी को पहले जेल हुई, इससे पहले मैं कहता हूं कोला घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, कई सारे और घोटाले हुए, उनको आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, उनके लिए ईडी नहीं चली। वो बीजेपी में जाकर साफ सुथरे हो गए हैं। प्लीज सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं शंका पैदा करती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो
चीजें। अब देखिए, अब अगर मैं दूसरी तरफ चलूं, ईडी ने अगर कोई केस बनाया है और मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है, तो बेल लेना मानव का अपना अधिकार है। और उसमें एक प्रोविजन और है कि अगर आपके ऊपर कोई भी केस किसी भी फोर्स एजेंसी ने कर दिया, पुलिस हो या कोई भी और, ईडी हो, सीबीआई हो, उसके लिए एक स्टिपुलेटेड पीरियड दिया गया है टाइप ऑफ क्राइम के हिसाब से। अगर उतने दिन में वो चालान पेश नहीं कर पाएगी वो एजेंसी, तो जो दोषी, जिसको दोषी बना के पकड़ा गया है, उसको बेल देने का कोर्ट के पास अधिकार है। उसके लिए प्रावधान है 167(2) सीआरपीसी में, जो हमारी दंड संहिता है उसके अंदर, कि अगर वो स्टिपुलेटेड पीरियड में चालान पेश नहीं कर पाई। चालान क्या होता है, प्रोसीजर समझिए। पहले प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दायर होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दायर करने के बाद, आजकल थोड़ा उससे पहले प्री इन्वेस्टिगेशन होती है। प्री इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस एजेंसीज हैं, पुलिस और बाकी चीजें, ये एजेंसीज एक कहते हैं सबूत ढूंढती है कि एविडेंस क्या अवेलेबल है। एविडेंस अवेलेबल होने के बाद, या एफआईआर से पहले या एफआईआर के बाद, एक सम्मन दिया जाता है जो प्रपोज्ड अलेज्ड दोषी हो सकता है। सपोज सुनील मलन की बात करता हूं मैं, हमेशा अपना नाम लेता हूं, कि अगर कोई ऐसा एफआईआर दर्ज हुई है या प्री इन्वेस्टिगेशन है, तो मुझे नोटिस दिया जाएगा, बुलाया जाएगा कि आपके खिलाफ 160 सीआरपीसी के तहत, तो उस पर पूछा जाएगा कि आपके अगेंस्ट हमें ये चीजें मिली हैं, आप इसमें अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं। तो वो जो अलेज्ड दोषी या जो भी वहां पे अपीयर हुआ, वो अपनी बातें बताएगा। अब ऐसे केसेस में जो लॉ कहता है उसमें तो हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी सिटीजन है, डिपेंडिंग अपॉन अवर प्रोफाइल, एजुकेशन एंड वेल्थ वी मेंटेन। उसके हिसाब से हमें उसका जवाब देना होता है। ठीक है। और अपॉन सेटिस्फेक्शन तभी एफआईआर होती है और उस बंदे को लिया जाता है। और कई बार ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि सर्कमस्टांसेस में भी उस बंदे को उठा लिया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। बट आगे जाके जो भी 2, 4, 5 साल लगे, जब वो बंदे बाइज्जत बरी होते हैं, तो स्टेट के लिए और उन एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा गले में कांटा फंसता है। उस समय उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि आदमी के 5 साल, क्योंकि हमारा लॉ रिफॉर्मेशन पे काम करता है। वो ये कहता है कि हम ये मान सकते हैं कि लाखों दोषी बच जाए किसी भी कारण से, पर एक भी नाजायज को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमारा लॉ ये कहता है। बट आजकल कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं शरारतें, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसमें और आगे चर्चा करते हैं, तब तक बाकी पैनलिस्ट कुछ बोले। बिल्कुल ठीक है। अनूप जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ राखी जी, बिल्कुल पहुंच रही है। अनूप जी, मुझे लगता है एक बड़ा इलेक्शन है। आम आदमी पार्टी के जो आरोप हैं, पर्टिकुलर उनने जो आतिशी जी ने कहा, जो सोमनाथ भारती ने कहा, मनोज तिवारी जी का पलटवार आता है, वो सबसे इतर मुझे लगता है जो गठबंधन है उनने भी ईडी और सीबीआई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी कई सारे आरोप इस सरकार पर तानाशाही के लगाए हैं। आज हम इस चर्चा में इसलिए भी बैठे हैं कि क्या कोई ऐसा प्रमाण या कोई ऐसा मापदंड है जिसकी वजह से ये लग रहा है? हाँ, यदि लग रहा है, आप पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं, आपका पूरा राइट है। आपको किसी पे भी डाउट है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी देखना है कि जब किसी को सजा होती है या किसी की जमानत नहीं हो रही है, जब कोई सबूत होते हैं तब उसको रिमांड पर भेजा जाता है, तो उसे तो हमें स्वीकारना होगा। तो इन सब आरोपों से हम निकलेंगे या सिर्फ इसी चीज पर पूरा इलेक्शन चला जाएगा? मुझे काफी दिनों से लग रहा है ईडी सीबीआई से इतर किसी और चीज पर बात नहीं हो रही है। मतलब बहुत फोर्सफुली यदि बैठे हम मुद्दों पे तो बात होती है, अदरवाइज रोज यही एक डिस्कशन देखने और सुनने को मिल रहा है। राखी जी देखिएगा, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी है, समस्त मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और जहां तक तानाशाह वाली बात है, ईडी और सीबीआई की बात है, तो आप देखिएगा कि अब चर्चा चल रही थी अभी, पहले होता था हिंदू धर्म में तो विशेष ये था कि भाई गंगा स्नान कर लो तो पाप धुल जाएंगे। लेकिन अब जो भ्रष्टाचारी हैं
वो भारतीय जनता पार्टी में स्नान कर लेंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे। आप देखिएगा 2000 करोड़ रुपए का घोटाला पेमा खांडू जी, 35,000 करोड़ का घोटाला जनार्दन रेड्डी जी, अजीत पवार सिंचाई घोटाला, नारायण राणे लैंड घोटाला, हेमंता विश्व शर्मा शारदा घोटाला, शुभेंदु अधिकारी घोटाला, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, बीएस बॉम्बई, प्रफुल्ल पटेल। आप देखिएगा रघुवर दास, हसन मुशरीफ 1500 करोड़। और इनकी ईडीआई, सीबीआई, सीआईए और एजेंसियां क्यों नहीं जाती? क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा ये जो लोग हैं इन पे आरोप नहीं थे? अशोक चव्हाण जी की बात अभी कर रहे थे आपके प्रवक्ता, तो वो जब कांग्रेस में थे तो अपराधी थे, जब इनकी गंगा स्नान में आ गए आप धुल गए। तो आज जनता इन सब चीजों को राखी बड़ी गंभीरता से देखती है। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा संविधान की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से संविधान तार-तार हो रहा है, लोकतंत्र का मजाक बन रहा है। आप मीडिया से आती हैं मैडम राखी जी, मुझे आप बताइए, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। अरे भाई, जो हमारे देश का मीडिया है, जो हमारे देश की लेखनी है, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। आप लोगों की मीडिया की से कभी रूबरू होते हैं प्रधानमंत्री जी? मुझे बताइए। 2014 से ये 2024 आ गया, प्रधानमंत्री जी मीडिया से रूबरू नहीं होते हैं। और जो बातें हैं वो बातें वादे झांसे जुमले, वो आप देखिएगा कि 2014 के इलेक्शन में आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूं राखी जी, और आज की बहस मैं समझता हूं तार्किक बहस होगी। 2014 में जब मोदी जी इलेक्शन लड़े थे, सबसे अहम मुद्दा महंगाई का मुद्दा था। उन्होंने कहा था कि ये महंगाई जो है मैं कम करूंगा। महंगाई के विषय पे अगर हम तुलनात्मक आकलन करते चले जाएं, आज जब बात चलती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि नहीं महंगाई तो बढ़ती है। भाई बढ़ती है तो आप जनता को गुमराह क्यों करते हैं कि हम महंगाई कम कर देंगे? आपने सबसे सत्ता हथियाते वक्त ये कमिटमेंट की है कि हम महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो तमाम बातें जनता भूली नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो देश का अन्नदाता है किसान, किसान की बात, एमएसपी की बात, 2022 तक उसकी आय दुगनी करने की बात। मैं कहता हूं 2022 तक उसकी आय दुगनी करना दूर, उसको जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो उसको गोलियां मिल रही है, और फिर कहते हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं। मतलब आप देखिएगा किसी तंत्र में हम बात करते हैं, आपने नोटबंदी कर दी, और चुनाव आयोग की भी हमारे एक साथी चर्चा कर रहे थे, तो 2019 का मैं चुनाव आयोग का वाकया याद दिलाना चाहता हूं। निश्चित रूप से चुनाव आयोग भी सत्ता की कठपुतली बन चुकी है। अशोक लवासा, आपको ध्यान होगा ये नाम, 2019 में इस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी जी को चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना। अशोक लवासा जी के साथ क्या क्या हुआ, उनके परिवार पे कितने छापे पड़ गए, उनके किसी खानदान के रिश्तेदार को बख्शा नहीं गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या? मुझे तो नहीं ध्यान आता। सारे लोग बैठे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी बैठे हैं लोकसभा में, एक साथ इतने लोगों को बाहर कर देना, मैं कहता हूं विपक्ष का गला घोटना, उसका दमन कर देना लोकतंत्र में उचित नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भी होते थे, वो कभी ये नहीं कहते थे कि कांग्रेस ने 70 वर्ष में क्या किया। अटल बिहारी वाजपेयी की एक क्लिपिंग है, वो कहते हैं कांग्रेस के किए गए कार्यों को मैं ये नहीं कह सकता, उनके कार्यों में पानी नहीं फेरना चाहता, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या करने वाला हूं मैं वो बात करूंगा। तो ऐसे नेताओं की कमी है। वो एक सामंजस्य होता था, परस्पर संवाद होता था, नेताओं में बातचीत होती थी, लेकिन अब दूरियां बहुत बढ़ गई है। तो ये देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, मुझे लगता है अनूप जी जितनी बात आपने उठाई और जिन पॉइंट्स को भी रखा, ये मुझे मंच पे क्यों नहीं सुनाई देते? मुझे मंच पे कुछ और सुनाई देने लगता है। वहां सिर्फ एक आवाज आती है कि ये लड़ाई लोकतंत्र की जो हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। फिर कुछ शक्ति रूपी बात आने लगती है, फिर ईडी सीबीआई आ जाती है, फिर भ्रष्टाचार आ जाता है। इन 3-4 बातों के अलावा और ऐसे ही बीजेपी उस पर पलटवार दे देती है। ये जो पॉइंट्स आपने रखे हैं अभी, इन पर ताकत के साथ बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही किसी भी मंच से?
आप देखिए राखी जी, बहुत तुलनात्मक आकलन करने की आवश्यकता है। आज हालात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी गरीब आदमी बिना रोटी खाए सोना पड़ता है, भूखा सोता है। भूख से मरने की आपने देखा होगा कि कई घटनाएं मीडिया दिखाता है। देश के में ऐसी त्राही त्राही क्यों? उसके हालात देखिए कि गरीब के मुंह में जो रोटी जाती है, जो निवाला जाता है, उसमें भी जीएसटी है। एक तरफ तो आप कहते थे कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अगर हिंदुस्तान में हो जाता है, एफडीआई अगर आ जाता है, तो देश का छोटा दुकानदार गरीब किसान भूखे मर जाएगा। और ठीक अभी है। आप देखिएगा एसबीआई के अंदर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मामला आया, चंदा दो धंधा लो, तो आप देखिएगा कि ये कैसा लोकतंत्र है। आप देखिएगा विश्वसनीयता समाप्त होने का कारण देश संदेह क्यों ना करे। जब देश बड़ी त्रासदी से जूझ रहा था, जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब कोविशील्ड कंपनी अपनी गुणवत्ता ठीक जांची है, ना जांची। चलिए अनूप जी मैं वापस आऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा बहुत मेरा सवाल बस इतना था कि मंच से ये चीजें आए तो मुझे लगता है उन मुद्दों पर बहुत अच्छा जवाब भी बीजेपी से मिले, और अभी मैं अब बीजेपी से इन तमाम मुद्दों पर जवाब लूंगी क्योंकि वो पॉइंट्स अभी आए हैं। और ईडी सीबीआई का क्या होना है, कैसा होना है, वो तो साथ में चल ही रहा है, वो तो अब खैर धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। अरविंद खोखर जी, 2-3 बातें आई हैं और इस पूरी चर्चा का जो सार है, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफी दिनों से, आप भी देख रहे होंगे, ईडी सीबीआई गलत कर रही है, लोकतंत्र को बचाना है, तमाम चीजें करना है। मुख्य मुद्दे जो हैं जब तक उस पर फोर्सफुली बात करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक शायद कभी होगी नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है जहां मुद्दों की जरूरत है, आप बोल रहे हैं पूरा चुनाव तो मुद्दों पे ही होना है ना, लेकिन मुद्दों से इतर न जाने रोज रोज सिर्फ यही चर्चाएं आ रही हैं। वो आरोप लगाएगा, वो बोल रहा है मुझे खरीदने का ऑफर है, वो कह रहा है जेल में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। इससे इतर बढ़ क्यों नहीं पा रहे? कमी कहां है और क्या इन पर सवाल उठाना ठीक होगा इस वक्त पे? देखिए, आज से जो लगभग 75 साल पहले जो कॉमनवेल्थ के देश है, जिनको तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है, उनमें भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र का पौधा लगा और वो फला फूला और बरगद की शक्ल उन्होंने ले ली है आज के दिन। तो एक इमरजेंसी का दौर अगर हटा दिया जाए तो भारत का लोकतंत्र हमेशा ही स्वस्थ रहा, फलता फूलता रहा है। लेकिन हाल की जो कुछ घटनाएं हैं वो वाकई में जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, एक सच्चे संविधान में विश्वास रखते हैं, उनके लिए बेहद चिंता की बात है। देखिए, हाल फिलहाल में जो बात अरविंद जी एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। अरविंद जी बस एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। इस वक्त की एक बड़ी खबर है, तिहाड़ जेल से संजय सिंह जो हैं वो रिहा हो गए हैं। लगातार उनकी जिस तरीके से जमानत की बात चल रही थी और काफी दिनों से नाम भी आ रहा था कि क्या होगा, आपको बता दें कई शर्तें हैं जो रखी गई हैं, लेकिन तिहाड़ जेल से फाइनली संजय सिंह जो हैं वो जमानत पर बाहर आ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 6 महीने बाद जेल से बाहर आए संजय सिंह। कई शर्तें उनके लिए रखी गई हैं। अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे सीधे संजय सिंह। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, तिहाड़ जेल से बाहर आ गए संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, जमानत पर रिहा हुए हैं। और आपको यह भी बता दें कि कई शर्तें कोर्ट ने रखी हैं जिसका उनको पालन करना होगा। चलिए चर्चा पे वापस लौटेंगे और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए तो ये एक गुड न्यूज जैसी हो गई। कल से ही थी, लेकिन फाइनली जब तक कोई बाहर नहीं आ जाए कैसे उसका जश्न मनाएंगे। तो मुझे लगता है किसी संजीवनी से कम नहीं है उनका जेल से बाहर आना इस वक्त पे इलेक्शन में। एक अच्छा नाम और एक अच्छा काम भी मुझे लगता है यहां इसलिए बोलूंगी कि फिलहाल बाहर हैं और इलेक्शन में कहीं ना कहीं एक मजबूती आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। ठीक है अरविंद जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करते थे कि आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था, जिस आंदोलन के जरिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, ये जो परंपरागत जो राजनीति है भारतीय, उसको बदलने के लिए लोगों ने कसम खाई थी। लोगों ने विदेशों से नौकरी छोड़ करके लोगों ने इनका साथ दिया, बच्चों ने गुल्लक के तोड़ तक के उनके अपने साथ दिया ताकि इनको धन की कमी ना हो। लेकिन आज वही पार्टी जिद पे अड़ी हुई है कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। देखिए, जेल से सरकार नहीं गिरोह चला करते हैं। और जहां तक बात देखिए ईडी सीबीआई की बात है, देखिए पहले क्या होता था भारतीय राजनीति में, जो नेता होते थे वो दिन में सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे को गाली देते थे, शाम को एक साथ बैठ करके अपनी पार्टी के लिए प्लॉट अलॉट कराते थे, अपने दामाद का ट्रांसफर कराते थे, अपने फायदे की बात करते थे। मोदी के आने के बाद से राजनीति की परिदृश्य बदली है। अब कोई रात को दिन में जो संबंध खराब अगर नेताओं के हैं तो रात को भी संबंध वो खराब नहीं है। और मैं इसको भारतीय राजनीति के लिए बेहद अच्छा मानता हूँ। नेताओं के संबंध आपस में इस हद तक खराब हो चुके हैं क्योंकि नेता हमेशा आपस में मिलकर के जनता का बेवकूफ बनाया करते थे। अब जो है सामने है। अब जो जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, कभी ना कभी तो सरकार विपक्ष की भी आएगी। जिन राज्यों में सरकार विपक्ष की, वहां विपक्ष कार्रवाई क्यों नहीं करते?
क्या सारी जगह पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष की सरकारें नहीं है? अगर विपक्ष को इतने ही कष्ट है इस तरह की कार्रवाई से, तो उनके पास एंटी करप्शन ब्यूरो उनके पास राज्यों में है। क्या वहां बीजेपी के नेता नहीं रहते? क्या बीजेपी के नेताओं के वहां कार्रवाई नहीं कर सकते? करते क्यों नहीं है? क्योंकि फिर बात वही आ गई कि वो एक कार्रवाई करेंगे तो सामने उनकी पोल खुलेगी। देखिए, जिस नेताओं की लिस्ट विपक्ष देता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। अब मेरा ये कहना है कि देखिए, बिल्कुल वो आरोप सही है कि बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगाती थी, बीजेपी में गए, उनके खिलाफ मामले धीमे हो गए, जांच बेहद धीमी कर दी गई और कुछ मामलों में क्लोजर रिपोर्ट भी अब हाल फिलहाल में लगा दी गई, जिसमें एक प्रफुल्ल पटेल का नाम प्रमुख रूप से है। मेरा ये कहना है कि जब इतनी आरोप है उनके ऊपर, बीजेपी ने उनके ऊपर आरोप लगाए, बीजेपी में गए, वो शांत हो गए, ये आरोप की जो ये धीमी हो गई, जांच धीमी कर दी गई, तो विपक्ष अब कर क्या रहा है? विपक्ष उन्हीं नेताओं के खिलाफ सड़क पर क्यों नहीं उतरता? बीजेपी पे तो आरोप लगा ही रहे, उन नेताओं के खिलाफ भी सड़क पर उतरे, विपक्ष उतरता क्यों नहीं? क्योंकि विपक्ष को डर है, जैसे ही वो प्रफुल्ल पटेल का नाम लेके कोई भी कांग्रेस का नेता या दूसरी पार्टी का नेता सड़क पर उतरेगा, प्रफुल्ल पटेल उनकी पोल खोल देंगे। तो देखिए, अब जो पोल पट्टी खुलने का इस हद तक का डर हो गया है, उसमें एजेंसियों का जो नाम लिया जा रहा है, वो अब उनका डर है या कुछ है, देश इसको सब कुछ देख रहा है। देखिए, एजेंसी अगर देखा, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एजेंसी लगातार तेजी से कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई सही। अगर हम भारत के चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे, भारत की न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाएंगे, भारत की हर प्रणाली पर सवाल उठाएंगे, तो भी फैसला या न्याय मांगने हम किन से जाएंगे? क्या हम यूएन में जाएंगे? क्या हम पाकिस्तान की अदालतों से उम्मीद रखें? क्या पाकिस्तान के चुनाव आयोग से हम उम्मीद रखें कि भारत में निष्पक्ष चुनाव कराएगा? जो संस्थाएं हैं वो हमारी हैं, सुधार की गुंजाइश सब में है, सुधार के लिए प्रयास होना चाहिए, लेकिन सब संस्थाओं पर सवाल निशान खड़ा करके हम लोकतंत्र की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। तो जिस तरह के जो आरोप है, देखिए, भारतीय राजनीति में पहली बार हो रहा है, आमतौर पर जो सरकार चुनाव में जाती थी, भ्रष्टाचार के आरोप उसके ऊपर लगते थे। ये पहली बार हो रहा है कि जो विपक्ष है, सरकार विपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, और लगातार देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि तीसरा टर्म में हम आते हैं तो भ्रष्टाचार की कार्रवाई और ज्यादा तेज होगी। और आम आदमी पार्टी के ऊपर ज्यादा सवाल इसलिए है, देखिए, आम आदमी पार्टी कोई साधारण राजनीतिक पार्टी नहीं थी कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टी जिनके खिलाफ ये लगातार बोला करते थे। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ, उसमें तो अरविंद केजरीवाल ने एक बार देश के जो राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी, उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर दी थी केवल आरोप लगने पर। और आज वही स्थिति आ चुकी है कि जिद पे अड़े हुए कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। हम एक बार को मानते चलते हैं कि उनके खिलाफ आरोप गलत होंगे, लेकिन क्या भारतीय लोकतंत्र के प्रति उनकी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिन लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखकर भेजा है, उसको इस स्तर पर न गिराए? इतने नीचे न लाए कि तिहाड़ से बैठ करके सरकार चलाएंगे, जहाँ पे बड़े बड़े गुंडे बैठे हुए हैं, लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़ा शूटर बैठा हुआ है, वहां से अगर सरकार चलाने की जिद सरकार ये आम आदमी पार्टी कर रही है, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात। देखिए, पहले में कितना सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है, इसका फैसला ट्रायल के बाद होगा। जिसके खिलाफ आरोप कमजोर थे, सबूत नहीं दे पाए, संजय सिंह को जमानत मिल गई, लेकिन अभी जो है मनीष सिसोदिया जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल पाई है। आज जो हाई कोर्ट में जो बहस हुई है, उसमें ईडी ने खुल करके कहा है जज के सामने कि हमारे पास मनी ट्रेल है इनके खिलाफ, ये बिल्कुल सरगना है शराब घोटाले के जो है। तो देखिए, फैसला इसमें अदालत ही करेगी, या आदमी पार्टी सच बोल रही है या ईडी सच बोल रही है। लेकिन मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र पे जो व्यवस्था दी है लोकतंत्र ने, चुनाव आयोग दिया है, सुप्रीम कोर्ट दिया है, न्यायालय दिए हैं, उन सब पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अगर उन पे भरोसा हम नहीं करेंगे तो भरोसा हम किस पर करेंगे? क्या देश में कंगारू कोर्ट की स्थापना होगी? अगर मेरे खिलाफ आरोप लग गया तो मेरे कंगारू कोर्ट में उसका फैसला होगा, दूसरी पार्टी ने आरोप लगाया, दूसरी पार्टी का कंगारू कोर्ट उसका फैसला करेगा। भारतीय न्याय व्यवस्था में भरोसा तो बना के रखना पड़ेगा, और उसमें जो कुछ कमियां हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, अगर उनको लगता है कमियां, उनको दूर करने का एक ही तरीका वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता के सामने जाइए, जनता के सामने बताइए अपने मुद्दे, जनता से वोट मांगिए, अगर जनता आपका साथ देती है तो आइए और कानून में बदलाव कीजिए। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती, जब तक तमाम संस्थाओं पर सवाल उठा देना, तमाम व्यवस्था को जो है कटघरे में खड़ा कर देना, किसी भी हद तक भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है। भारतीय लोकतंत्र की न सेवा की जा रही है, न भारतीय लोकतंत्र का मजबूत करेगा, बल्कि से भारतीय लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, चलिए, कुछ कहना चाह रहे थे तालीम जी, पहले अपनी बात रखिए, फिर रत्नाकर जी से कई सारे जवाब लेने। देखिए, लोकतंत्र पे हमारा विश्वास भी है, हमारे देश की जनता का विश्वास है, लेकिन जहां तक अभी लगभग 2014 के अंदर 25 जो विपक्षी नेता थे उनके ऊपर आरोप तय हुए, लेकिन वो सभी बीजेपी में चले गए, वो सभी कंपनियों ने बोर्ड देकर बीजेपी, तो किस पर विश्वास करें? मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार जी से, खोखर साहब से पूछना चाहता हूं, आप ही बताइए किस पे विश्वास करें आप? लोकतंत्र की तो हत्या बीजेपी कर रही है। जनता के सामने जाएंगे, जनता को तो इनकी औकात का पता लग चुका है, आने वाले चुनाव में जनता इनको एक औकात दिखा देगी, ये कितने पानी में है, कहां तक ये जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पर देश के साथ है, देश को नंबर 1 बनाने के साथ है। हम चुनाव लड़ेंगे, अगर चुनाव में हम मैदान में आते हैं तो हम शिक्षा पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे चुनाव लड़ते हैं, हम यातायात पे, हम परिवहन पे, इन चीजों पे हम चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी किस चीज पे? उनको जेल में डाल दो, उसके ऊपर भ्रष्टाचार है, फलाना है, ढिमका है, कुछ इससे अलग तो वो चाहते नहीं।
क्योंकि उन्हें लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है 2024 का चुनाव हम हार रहे हैं, सत्ता से हम बाहर जा रहे हैं। जी चलिए, आपने एक बात बोली, ठीक है, मैंने सुन लिया। एक शब्द आपने बोला औकात वाला, थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन है, और इसलिए है क्योंकि मैं कई सारी डिबेट्स जी उन नहीं, शब्दों मैं वापस लेता हूँ। जी जी जी, हाँ, मैं ठीक अपनी है। ये वाणी वापस लेता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम आप या कोई भी बीजेपी, कांग्रेस या किसी और की औकात की बात करने बैठे हैं, नहीं और नहीं, मुझे नहीं जिसको लगता ठेस हम में से किसी अगर को किसी राइट साथी भी को है। ठेस हो तो उसके लिए माफी वैसे चाहता हूँ। चुनाव आयोग की माफी गाइडलाइंस चाहता हूँ है। अगर किसी आज ही हमने छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ा मुद्दा देखा है, कोई सर फोड़ने की बात कर रहा है पीएम मोदी की कोई। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं और मैं अपनी चर्चा में पसंद नहीं करती। हालांकि ठीक है, आपने अपोलोजाइज किया, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ कह रहे हैं सुनील जी, बोलिए। जी, जो भी पत्रकार सर बता रहे थे, अरविंद खोखर जी, हम्म तो मैं बता दूं, और आपने भी बताया कि कंडीशन ऑफ बेल, हम्म किसी व्यक्ति को बेल दी जाती है, जमानत दी जाती है, वो जमानत हमेशा कंडीशंस पे होती है। उसमें सीआरपीसी की धारा 436(2), हम्म फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट लीव कंट्री विदाउट परमिशन, ये इस एरिया में नहीं जाएगा, वो कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो फेयर हो, नॉन इंटरफेयरिंग हो, किसी तरह का सबूत ना मिटाया जा सके। और जेल में रखने का कारण भी यही है, या नजरबंद करने का कारण भी यही है, या सस्पेंड करने का कारण भी यही होता है कि वो व्यक्ति की अगर पावर में है तो पावर दी जाए ताकि वो किसी छेड़छाड़ ना करे। ये होना जनरल है। मानयोग जो अदालत है वो हमेशा लॉ को प्रोटेक्ट करती है, किसी एजेंसी को नहीं, किसी दोषी को नहीं, किसी इंडिविजुअल को नहीं। तो ये एक जनरल प्रक्रिया है। जो भी कंडीशंस होगी 438(2) में, वो कंडीशन जिसने बेल ली है उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। और जनरली मैं जब भी बताता हूँ कि जब कोई आदमी कस्टडी में होता है उसको बेल मिलती है, जेल की प्रक्रिया के हिसाब से उसको शाम का जब खाना उससे पहले अटेंडेंस होती है उसमें छोड़ा जाता है। तो ये मैं अपने पत्नियों को और बाकियों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो ऑर्डर जल्दी तो उसे जल्दी छोड़ने के भी प्रावधान बनाए जाए, ताकि उस व्यक्ति, देखिए कन्याकुमारी से आप आ जाएंगे ट्रेन में बैठ, और जब दिल्ली आउट ना तो ड्राइवर को गालियां, को गालियां दुनिया देती है, क्योंकि वो सब्र का बात जाता है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में ध्यान दिया जाए। ठीक है, ठीक है। रत्नाकर जी, कई सारे सवाल निकल कर देखिए यहाँ पे आए हैं, और मुझे लगता है सभी लोगों ने अपनी बातों से स्पष्ट भी कर दिया है कि ईडी पर सवाल क्यों है, सीबीआई पे क्यों है, कितना जायज है, कितना नहीं है। लेकिन बहुत सारे सवाल अनूप जी की तरफ से आए थे, मुझे लगता है उस पर भी बात हो ही जाए, उन पर जवाब भी आ जाए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से। आरोप लगा रहे हैं, मैं तो पहले यही पूछना चाहूंगा कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी जो जेल में हैं, उस शराब नीति में प्रथम प्राथमिकता किसने दर्ज कराई थी? कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी ने, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने शराब नीति के खिलाफ, घोटाले के खिलाफ जो है उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई, और जिसकी जांच हुई और जांच में साक्ष्य पाए गए, और साक्ष्य के आधार पे उनको जेल जाना पड़ा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केरल के सीएम भी अभी 2 दिन पहले भी उनका वक्तव्य आया है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। अब ये बताइए, इसमें बीजेपी का रोल कहां पे आता है? बीजेपी तो सत्ता शासन में बैठी है, वो तो जनहित की बातें करती है, जनता के हित की बात करती है, देश को अग्रणी बनाने की बात करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग ये जानबूझकर बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब मैं दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाया कि संजय सिंह जो है वो जेल से बाहर आ गए हैं। अगर भैया लोकतंत्र में अगर न्यायपालिका अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहती, अगर स्वतंत्र नहीं रहती, तो कैसे संजय सिंह जेल से बाहर आते, ये बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है हमेशा, हर पहलू पे। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं कि उनका हेल्थ जो है वो खराब होता जा रहा है, डिटेरियोरेट होता जा रहा है, और कुछ होगा तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अरे भैया, आप देख लीजिए ना, सत्येंद्र जैन को भी हेल्थ के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे जमानत मिली थी। जब वो स्वस्थ हो गए तो फिर से उनको जेल में जाना पड़ा। तो कहीं तानाशाही देश में नहीं चल रही है। आप न्यायपालिका के पास जाइएगा और कहिएगा कि इनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिससे इनकी परेशानी हो सकती है, न्यायपालिका बैठे है आपको जमानत देने के लिए, कौन मना कर रहा है?
लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा देना कि कुछ भी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलने का काम कर रही है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा राखी जी, यही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कहते थे मंचों पे खड़ा होकर के और सदन में ताल ठोकते कहते थे कि कोई अगर मेरे ऊपर आरोप भी लगा देगा तो मैं तुरंत संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दूंगा, और जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक मैं उस पद पे नहीं बना रहूंगा, तब तक वो पद ग्रहण नहीं करूंगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, ईडी ने जांच किया, तथ्य मिले, उनको जेल में जाना पड़ा। अब भैया आपको तुरंत नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये दिल्ली की जनता पूछ रही है। क्योंकि अगर सत्ता शासन बिना मुख्यमंत्री के अगर चलाया जाएगा तो कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें नीतिगत फैसले कैसे लिए जाएंगे। आप अगर साल भर, 2 साल, 3 साल अगर जेल में रहते हैं तो इसका खामियाजा तो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा ना। आप अगर दिल्ली की जनता के इतने हितैषी हैं तो आपको नैतिकता के आधार पे तुरंत के तुरंत जो है वो इस्तीफा देना चाहिए, जो मैं मानता हूँ और भारतीय जनता पार्टी मानती है। और मैं कहना चाहूंगा एक छोटी सी बात, वो जरूरी है मेरे लिए जानना। मैंने कहा कि अनूप जी ने कई सारे लीडर्स के नाम लिए हैं, जो अशोक चौहान हो, अजीत पवार हो, बहुत सारे और उन्होंने यहाँ पे नाम लिए। उन लोगों के बारे में भी कह दीजिए, उनके यहाँ कोई ईडी नहीं पहुंचती, उनके यहाँ कोई नहीं पहुंच रहा, कोई उनसे बातचीत नहीं कर रहा, सब इन्हीं, इसीलिए इनको डाउट है एक्चुअली में। राखी जी देखिए, बहुत स्पष्ट जवाब देना चाहता हूं और अनूप जी शायद मेरे तालिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तालिम जी 1 मिनट। जी, अगर मेरा स्पष्ट जवाब से सहमत होंगे तो शायद ये प्रश्न नहीं उठाएंगे। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे अपराध हो। ये इसके खिलाफ उन्हें जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। और जिससे भी आरोप लगे हैं, जिससे भी चार्जशीट दाखिल हुई है, हमने भारतीय जनता पार्टी ने कोई चार्जशीट बंद नहीं किया है, कोई केस जो है खत्म नहीं किया है, वो जांच अनवरत जारी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गारंटी आपको मिल गई कि आप भ्रष्टाचार करें, आप जितना चाहे 100 करोड़ रुपया का लेन देन करें जिसके साक्ष्य भी मौजूद है। अरे आप अगर भ्रष्टाचार करेंगे, आप शराब नीति अगर लेकर आएंगे जिसमें स्वतः फायदा हो, पार्टी का फायदा हो, आपके लोगों का फायदा हो, तो ईडी, केंद्रीय एजेंसियां, कानून अपना काम निश्चित रूप से करेगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, घोटालों पे कार्रवाई तो हम लोग कर रहे हैं, वो चल रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग आज सत्ता शासन पाने की चाहत में सजा याफ्ता लोगों के साथ भी गठबंधन करके और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टियां जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो जानते हैं कि कल उनका नंबर था, आज इनका नंबर आएगा, बचेंगे नहीं। जो भी भ्रष्टाचार किए हैं उनको जेल में जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को साफ और स्पष्ट संदेश दिया है, चाहे वो भले अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। तालिम जी बहुत देर से कंटिन्यूअसली कुछ बोल रहे थे आप बीच में, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझ तक, बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम कहते हैं कि नवीन जिंदल जी कौन है, जिन्होंने कोयला घोटाला किया, उनके ऊपर कार्रवाई करी और वो तुरंत बीजेपी में आ गए और उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा से टिकट दे दिया। मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में आके थोड़ी पीट के कहा था कि ये तो कोयला घोटाला है, कोयला चोर है। अजीत पवार जी है और ये क्या बोलते हैं, अशोक चौहान जी है, इन्होंने गुजरात के, महाराष्ट्र के अंदर ये कहते थे घोटाला तो अरविंद केजरीवाल जी करके बैठे हैं ऑलरेडी। दिखाओ ना कहाँ पे है वो। जनता का पैसा, दिल्ली की जनता का पैसा आप अपने शीश महल में लगवाए हैं। दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली की शिक्षा पे खर्च हो रहा है, दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली पे खर्च हो रहा है, सुरक्षा पे खर्च हो रहा है। राखी जी मुद्दे पे आए, कुछ तो अच्छा लगेगा। डाउनलोड कर लिया आज राखी जी मुझे ऐसा लगा था कि आपकी डिबेट में कुछ मूल मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। रोजी रोटी, कपड़ा मकान, किसान, गरीब मजदूर। तो अनूप जी, आज का विषय रोजी रोटी और कपड़ा मकान नहीं है ना, आज का विषय ईडी सीबीआई था, गठबंधन था, मुद्दे थे। आपकी भावनाओं से सहमत था, मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छी बात हो, ताकि बात हो। तो रोटी कपड़ा मकान पर रोज बात नहीं कर सकते ना अनूप जी। आज का विषय कुछ और था, कल का विषय कुछ और था, आने वाले कल का कुछ और होगा। और आप ही के सवाल का जवाब मैंने लिया उनसे। यहाँ पे बात नहीं करेगी बीजेपी। चल रहा है, गैस चल रही है, ठीक है,
अनूप जी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सारे जवाब अभी रत्नाकर जी दे रहे थे, फिर आम आदमी पार्टी भी बीच में बोल रही है। सवाल जसकिता से उनका जो जवाब मुझे समझ में आया कि किसी के लिए भी कोई भी केस को बंद नहीं किया गया। काम कर रहे हैं, वो डिफेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अपनी पार्टी का बचाव करने का काम कर रहे हैं, उनका धर्म निभा रहे हैं। लेकिन वो तार्किक बात है। चुनाव आयोग का मैंने उदाहरण दिया कि चुनाव आयोग में 2019 का मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे दुरुपयोग इन संस्थाओं का हो रहा है। मैंने नाम भी बताया अशोक लवासा जी का। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि तमाम राजनीतिक दल मिलकर इन संस्थाओं को आरोप कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है और उसका मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ। मैंने इतने सारे नाम भी बताए, लेकिन इसी मुद्दे पर बहस खत्म देश में नहीं होनी चाहिए। आज भी 2014 का जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें चिंतन होना चाहिए। अभी बात चल रही थी, बात मोदी जी ने कहा था कि इतना भारत का पैसा स्विस बैंक में जमा है, बाहर के बैंकों में जमा है, वो सारा पैसा हम लेके आएंगे, इन नेताओं का काला चिट्ठा जनता को बताएंगे और इतना पैसा वापस आएगा कि 15-15 लाख रुपया सबकी जेब में आ जाएगा। लेकिन जब देश का विपक्षी दल पूछता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आपकी लिस्ट बता दीजिए कि कितना चंदा आपकी राजनीतिक पार्टी ने लिया, लेकिन उसमें डर जाते हैं। उसको बताने के लिए उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप होता है। तो मूल मुद्दों से हम भटक जाते हैं। आज भी इस देश के अंदर रोटी की लड़ाई गरीब लड़ रहा है और रोटी पर जीएसटी लग जाता है। तो सबसे पहली बात, चाहे राजनेता हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या आप मीडिया के साथी हो, सबसे पहले वो गरीब रोटी के अभाव में भूखा ना रह जाए, उसमें चिंतन करने की आवश्यकता है। 2014 से लेकर जिस तेल में मोदी जी कहते थे कि बेरोजगार पकोड़े तलने हैं तो देश में ठीक रहेगा, पढ़े लिखे लोगों को पकोड़े तलने की सलाह दी गई थी, लेकिन 2014 में वो जो तेल था जिसमें पकोड़े तले जाते थे, उस तेल का भाव भी क्या हो गया है रत्नाकर जी नहीं बता पाएंगे। तुअर की दाल का भाव रत्नाकर जी कुछ बताना चाह रहे। ठीक है अनूप जी, समय हो गया है वैसे, रत्नाकर जी थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। किलो तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनको नहीं अंदाजा। अनूप जी ठीक है, कुछ जवाब दे रहे हैं। अंदाजा उस गरीब को है। रोजी रोटी की चिंता भारतीय जनता पार्टी को बहुत है और देश की जनता के लिए हित में काम भी कर रही है। तभी तो देश जहाँ 11वीं अर्थव्यवस्था थी पूरे विश्व में, आज 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई और आने वाले और मैं राशि में एक आंकड़ा और देना चाहूंगा। इसी 10 वर्ष के दौरान 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और आज की परिस्थिति ऐसी है कि रिजर्व फंड जो है वो ऑल टाइम हाई है। रिजर्व फंड ऑल टाइम हाई है। 25 करोड़ जनता जो है वो गरीबी रेखा से निकल चुकी है बाहर। देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है, 3वीं अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। ठीक है, बता दीजिए भाई साहब। चलिए ठीक है, समय हो गया। अरविंद जी इनकी नोक चलती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है एक के पास आरोप है, दूसरे के पास पलटवार है। वो जो चीज होनी है मुझे लग रहा है जनता ही निर्णय देगी, इनका कुछ नहीं हो सकता। पार्टी फंड में गया है, उससे कोई बात नहीं करेंगे। अरविंद जी का जवाब आने दीजिए प्लीज, समय हो गया प्लीज। ठीक है अरविंद जी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत की है। अरविंद जी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? 30 लाख लोग बेरोजगार हुए, 8,000 अरविंद जी करोड़ रुपए नए नोट सफाई में खर्च हुआ। मिल रही है हाँ प्लीज अपने प्लीज, मैंने कुछ पूछा, प्लीज उसका आंसर कीजिए। अनूप जी प्लीज 1 मिनट, समय हो गया। अरविंद जी सवाल दोहराएंगे आप अपना? ये सब अपनी नोक-झोंक करते रहेंगे, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, एक आरोप लगाएगा दूसरा पलटवार कर देगा। ओवरऑल सिनेरियो जो दिखता है, हम ये नहीं कह सकते कि आज हम बढ़े नहीं हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बहुत खराब स्थिति में, और हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% विकास भी हो गया। लेकिन हाँ, जो चीज़ चल रही है, जो महत्वपूर्ण बात है, जो देश में इस वक्त बन रहा है, मुझे लगता है बहुत पारदर्शिता के साथ उस पर बात करने की जरूरत है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। बहुत देखिए, जितनी पारदर्शिता होगी, जितनी जवाबदेही होगी, लोकतंत्र के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। लेकिन विपक्ष के साथ प्रॉब्लम क्या है, जिसको विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत है, विपक्ष जो अपनी राजनीति है ट्विटर पे, जिसको नाम एक्स हो गया है, टीवी स्टूडियो में और एसी रूम में बैठ करके करना चाहते हैं, जबकि जो सामने जो दल है, उसके सामने जो सत्ता में भी है, सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहा है दोबारा,
सरकार बनाने के लिए हर समय सड़क पर है, हर टाइम चुनावी रणनीति बनाने में व्यस्त रहता है। तो उसका मुकाबला करने के लिए विपक्ष के नेताओं को टीवी स्टूडियो से बाहर निकलना पड़ेगा, जनता से मिलना पड़ेगा, जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। जिन नेताओं की बात विपक्ष बार बार कर रहा है कि बीजेपी में जाने के बाद उनके खिलाफ जांच क्या तो बंद कर दी गई है, धीमी होगी, उनके खिलाफ आज तक कौन सा विपक्षी नेता या विपक्षी दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? सड़क पे उतरा है अजीत पवार के खिलाफ, सड़क पे उतरा है प्रहलाद पटेल, दूसरे नेताओं के खिलाफ, कब सड़क पे उतरा है? मीडिया कहती है मीडिया के डिबेट में उनका नाम, सड़क पे उतरने की हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है? बीजेपी से उम्मीद कैसे की जा सकती है जब बीजेपी ने उनको शामिल ही कर लिया है अपने यहाँ? अरविंद खोखर जी, मैं ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी आप सभी को क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, विषय ऐसा है कि चर्चा बढ़ती चली जाएगी लेकिन समय की सीमा है। ईडी और सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है आप उठाइए, विपक्ष में है उठा सकते हैं, तमाम चीज़ों को रख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में लाइए, लेकिन ये वो एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, कोर्ट है जो अपना काम करता है, उनके लिए हमें सोचने समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा विश्वास भी बनाकर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही हो रहा है। टाइमिंग पर सवाल थे, उसको भी पब्लिक डोमेन में रखा, लेकिन मुद्दों पे बात करिए। जिन लोगों का नाम लेते हैं, जो मुद्दे विपक्ष के पास बहुत अच्छे हैं, उसको प्लीज अपने मंच से ऐसे स्प्रेड करिए कि जनता तक वो कनेक्ट करें, क्योंकि बीजेपी हर एक मुद्दे पे जवाब देके खेलना बहुत अच्छे से सीख गई है। तो कहते हैं ना, ये जंग है और जीतना है तो फिर आपको बहुत ज्यादा हर चीज के लिए सोच समझ के एक एक कदम उठाना होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।